हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था आपका, दैट इज़ पॉलीमर। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर होता है। वैसे ये डे टू डे लाइफ में आपकी बहुत सारी चीज़ें होती है जो पॉलीमर्स से बनती है। ठीक है, तो उस लिहाज से तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है ही सही। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आता है इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर और हमने बात की थी अबाउट पॉलीमर्स के बारे में कि पॉलीमर्स कैसे फॉर्म होते हैं जब नंबर ऑफ मोनोमर्स यूनिट आपस में एक साथ रिपीट होती रहती है साथ साथ में। ठीक है, कंटिन्यूसली। तो जो लॉन्ग चेन आपके पास फॉर्म होती है एक जाइंट मोलिकुलर मास की, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, और पॉलीमर का हमने क्लासिफिकेशन देखा था। ठीक है, पॉलीमर को हमने कंडेंसेशन पॉलीमर और आपका जो चेन ग्रोथ पॉलीमर होता है जिसे हम बोलते हैं एडिशन पॉलीमर, ठीक है, उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया था। तो हमने एडिशन पॉलीमर स्टार्ट किया था और अभी हम एडिशन पॉलीमर के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो एडिशन पॉलीमर में मैंने आपको बताया था कि इसमें सेम यूनिट्स क्या होती है, आपके कंटिन्यूसली रिपीट होती रहती है और आपका कंपाउंड आपका मतलब पॉलीमर फॉर्म होता रहता है। जो मोलर मास होता है वो बहुत ज़्यादा होता है इन पॉलीमर्स का, सभी पॉलीमर्स का होता है वैसे तो ये। ठीक है, तो एडिशन पॉलीमर्स को भी फर्दर क्या किया जा सकता है, क्लासीफाई किया जा सकता है। एडिशन पॉलीमर में कोई स्मॉल पार्टिकल या स्मॉल मॉलिक्यूल रिमूव नहीं होता है, जबकि कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाते हैं। जैसे वाटर है, अमोनिया है, ठीक है, तो उनको हम कंडेंसेशन पॉलीमर बोलते हैं। जबकि एडिशन पॉलीमर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो अभी हम आज एडिशन पॉलीमर्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं एडिशन पॉलीमर की। तो जो एडिशन पॉलीमर होते हैं उन्हें भी हम क्लासिफाई करते हैं एडिशन पॉलीमर। इसको भी हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं। एक तो होते हैं आपके होमोपॉलीमर। क्या होते हैं आपके होमोपॉलीमर, ठीक है, और एक होते हैं आपके कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर्स वो पॉलीमर्स होते हैं जहां पर मोनोमेरिक यूनिट क्या होती है, सेम होती है। व्हेन मोनोमेरिक यूनिट इज सेम, तो सेम मोनोमेरिक यूनिट से क्या होते हैं, आपके जो पॉलीमर फॉर्म होते हैं उन्हें हम बोलते हैं होमो पॉलीमर। होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, कोपॉलीमर में क्या होगा, आपके जो यूनिट्स होगी मोनोमेरिक यूनिट्स वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। टू और मोर डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट्स आर combined to form कोपॉलीमर। तो वो क्या बनाते हैं, आपके कोपॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, तो पहले है होमोपॉलीमर और उसके बाद है आपका कोपॉलीमर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम होमोपॉलीमर के बारे में बात करेंगे कि होमोपॉलीमर में आपके कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आपके कोपॉलीमर्स के बारे में। तो अगर हम होमोपॉलीमर्स के बारे में बात करें, फर्स्ट होमोपॉलीमर्स। ठीक है, अगर हम बात करें होमोपॉलीमर्स के बारे में तो देखिए बेस्ट एग्जांपल इसका इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका जब पॉलीमराइजेशन होता है तो क्या बनता है आपके पास, पॉलीइथीन, CH2 CH2, एंड इसे हम बोलते हैं पॉलीइथीन। ठीक है, यह है आपका इथीन। तो इससे जो ये पॉलीएथीन बना है इसमें सेम यूनिट ही बार बार क्या हो रही है, काम में आ रही है, रिपीट हो रही है, इसलिए इसे हम बोलते हैं होमोपॉलीमर। ठीक है, पॉलीथीन्स के यूज कहाँ आते हैं, आप देखोगे यूजेस अगर हम देखें इसके, इसको हम लो डेंसिटी पॉलीइथीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लो डेंसिटी पॉलीइथीन। ठीक है, इसका यूज अगर आप देखोगे तो जो पॉलीथीन्स होते हैं, पॉलीथीन्स या प्लास्टिक बैग्स जो जिन्हें हम बोलते हैं प्लास्टिक
बैग्स वहाँ पे काम में लिया जाता है, वायर्स वगैरह होते हैं वहाँ पे काम में लिया जाता है। ठीक है, आपकी लो क्वालिटी का प्लास्टिक होता है जो आपके पॉलीथीन्स वगैरह होती है, ठीक है, उनको बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि इनमें होता क्या है, जैसे आपकी ये जो चेन बनती है, जैसे CH2 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 कंटिन्यूसली क्या है, ये बनती जा रही है। ठीक है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मान लो यहाँ पर है, तो CH2H यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। ये फ्री रेडिकल किसी दूसरी चेन के साथ, जहाँ पे फ्री रेडिकल होगा उसके साथ ये क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। क्लियर है, और कंबाइन होने की वजह से यहाँ पे क्या बन जाती है, ब्रांचें बन जाती है। कुल मिला के इस तरीके से, जैसे ये एक चेन है, ये दूसरी चेन है, बीच में यहाँ पे ब्रांच बन जाएगी इस तरीके से, और इन ब्रांचिंग की वजह से ये दो लेयर्स आपस में क्लोज नहीं आ पाएंगे, और क्लोज नहीं आ पाएंगे तो कॉम्पैक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, इनकी कम हो जाएगी। इस वजह से क्या होता है, ये जो मटेरियल होता है, ये पॉलीथीन होता है, ये पॉलीमर, ये उतना काम का नहीं होता है, मतलब उतना यूजफुल नहीं होता है, लो डेंसिटी वाला होता है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ब्रांचें बनना स्टार्ट हो जाती हैं। एक यहाँ से ब्रांच बनी, फिर कहीं फ्री रेडिकल जनरेट हो गया तो वहाँ से ब्रांच बन जाएगी आपकी, यहाँ से ब्रांच बन जाएगी, तो इस तरह से ब्रांचिंग बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो चेन्स के बीच में क्या हो जाता है, गैप बढ़ जाता है, और गैप बढ़ जाने की वजह से डेंसिटी कम हो जाती है, जो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को दूर करने के लिए जिगलर नाटा दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर वर्क किया था, और उसी के बेसिस पे हम एक जिगलर नाटा कैटलिस्ट काम में लेते हैं। उसे अगर मिक्स कर दिया जाए तो क्या होगा, आपके पास जो प्लास्टिक या पॉलीथीन बनेगी वो इम्प्रूव्ड क्वालिटी वाली होगी, जिसे हम बोलते हैं हाई डेंसिटी पॉलीइथीन। ठीक है, और जनरली ये जो पॉलीथीन बनाई जाती है ये भी आपके हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर बनाई जाती है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। ठीक है, प्रेशर जो हम लेते हैं अराउंड 1000 टू 2000 ATM तक लेते हैं, और 350 से लेके अराउंड 530 केल्विन क्या लिया जाता है, टेम्परेचर लिया जाता है। ठीक है, उस कंडीशन में पॉलीमराइजेशन होके आपके पास क्या फॉर्म होता है, पॉलीथीन फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए। तो ये जो प्लास्टिक इससे बनता है दैट इज लो डेंसिटी पॉलीथीन फॉर्म होता है, LDPE या लो डेंसिटी पॉलीएस्टर पॉलीथीन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम कैटलिस्ट मिलाते हैं। ठीक है, एंड दैट कैटलिस्ट इज नोन एज, हम इसको 1 to 2 ATM प्रेशर देते हैं, और आपका टेम्परेचर होता है अराउंड 330 to 350 केल्विन के आसपास। इसमें हम कैटलिस्ट मिलाते हैं दैट इज जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ठीक है, तो इससे जो आपके पास पॉलीमर फॉर्म होता है दैट इज CH2 एंड ये जो होता है ये होता है हाई डेंसिटी पॉलीइथीन, हाई डेंसिटी पॉलीइथीन, इसे बोला जाता है हाई डेंसिटी पॉलीइथीन। क्लियर है, और इसका यूज हम करते हैं कहाँ पर, इसके अगर हम यूजेस देखें, इसका यूज आप जो बकेट्स होते हैं, बकेट्स मग्स, इनको बनाने के लिए काम में लिया जाता है, चेयर्स वगैरह हो गई। ठीक है, जो जिनमें आपके डेंसिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, ऐसे मटेरियल्स बनाने के लिए हम HDPE का काम में लेते हैं। क्लियर है, तो ये जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है आपके पास ट्राई इथाइल एल्यूमिनेट
ET होल थ्राइस Al ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम क्लोराइड TiCl4, इसको हम बोलते हैं जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। क्लियर है? ये जब हम मिक्स करते हैं तब हमें हाई डेंसिटी पॉलीइथीन मिलता है। ठीक है, बाकी नॉर्मल कंडीशन पे आपको क्या मिलेगा, सिंपल लो डेंसिटी पॉलीइथीन मिलता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये फॉर्मूला, आपको ध्यान रखना है कि जिगलर-नाटा कैटलिस्ट क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा भी और भी पॉलीमर्स होते हैं जो एडिशन पॉलीमर्स होते हैं। तो बाकी के अगर हम पॉलीमर्स देखें जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, विनाइल ग्रुप पे हमने क्या लगा दिया CH3, इसको हम क्या बोलते हैं प्रोपाइल। ठीक है, प्रोपाइलिन। और इसमें भी हम जिगलर-नाटा कैटलिस्ट को अगर हम काम में लेंगे तो इससे भी आपको जो मिलेगा CH2 CH3 पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन। ठीक है, ये भी किस कैटेगरी में आता है, आपके एडिशन पॉलीमर्स की कैटेगरी में आता है। आप ले लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH CN, इसे हम क्या बोलते हैं एक्राइलोनाइट्राइल। क्या बोलते हैं एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, और इससे क्या बनेगा आपके पास CH2 CHCN, इसे हम बोलते हैं पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, शॉर्ट फॉर्म में इसे PAN, पान, खाने वाला नहीं। ठीक है, पान भी बोला जाता है, पैन, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। ठीक है, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, पान भी बोला जाता है। क्लियर है? तो ये हैं आपके एडिशन पॉलीमर्स। ठीक है, चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए, ठीक है, PAN, पेन या पान। ठीक है, इसको एक और नाम भी होता है, दैट इज ओल्डोन भी बोलते हैं इसको, ओल्डोन। ठीक है, ये क्या होता है आपका सिंथेटिक फाइबर होता है। क्या होता है सिंथेटिक फाइबर, रिप्लेसमेंट ऑफ वूल, रिप्लेसमेंट ऑफ वूल, वूल की जगह कभी कभी इसे भी काम में लिया जाता है। ठीक है, फाइबर होता है। चलिए सेकंड, ये थर्ड नंबर है। ठीक है, और भी एडिशन पॉलीमर्स हैं, एग्जाम्पल उनके बारे में हम बात करते हैं। ये फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है ना, नाम और फॉर्मूले। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ हमने लगा दिया Cl। ठीक है, इसे हम बोलते हैं विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉलीमराइजेशन होगा, क्या बनेगा आपके पास CH2 CHCl, इसे हम बोलते हैं पॉली विनाइल क्लोराइड, और शॉर्ट फॉर्म में इसे बोला जाता है PVC। PVC पाइप्स आपने सुना होगा। ठीक है, तो जो वाटर रेजिस्टेंट पाइप्स होते हैं PVC, वो यही होते हैं। ठीक है, तो पाइप्स बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। इसका अगर हम यूज़ देखें तो यूज़ क्या है इसका, वाटर रेजिस्टेंट होता है ये, और वाटर पाइप्स बनाने में इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, यूजेस भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखना थोड़े बहुत। CH2 डबल बॉन्ड CH PH, इसे क्या बोला जाता है स्टाइरीन। क्या बोला जाता है स्टाइरीन। ठीक है, इसका जब पॉलीमराइजेशन करते हैं हम तो CH2 CH
एच, इसे हम बोलते हैं पॉलीस्टायरीन, पॉलीस्टायरीन। क्लियर है? इसके अलावा और अगर हम देखें CF2 डबल बॉन्ड CF2, ठीक है। टेट्राफ्लोरो इथीन, इसका जब हम पॉलीमराइजेशन करवाते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, CF पोली टेट्रा फ्लोरो इथीन, ठीक है। और इसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है PTFE, पोली टेट्रा फ्लोरो इथीन, ठीक है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन भी इसको बोला जाता है, टेफ्लॉन, ठीक है। नॉन स्टिक होता है ये, ठीक है। तो नॉन स्टिक जो मटेरियल्स होते हैं उनको बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है, टेफ्लॉन, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। नॉन स्टिक कोटिंग करते हैं, बहुत सारे आपके वेसल्स वगैरह होते हैं उन पे नॉन स्टिक आपकी जो कोटिंग की जाती है वो टेफ्लॉन की ही कोटिंग रहती है। क्लियर है? तो नॉन स्टिक कोटिंग आप इसे काम में ले सकते हो। क्लियर है? चलिए इसे आप नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं दूसरे एडिशन पॉलीमर्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट जो है आपका दैट इज 7th एडिशन पॉलीमर दैट इज नेचुरल रबड़। 7th जो है दैट इज नेचुरल रबड़, नेचुरल रबड़, नेचुरल रबर। तो अगर हम नेचुरल रबड़ की बात करें तो आइसोप्रीन दैट इज C डबल बॉन्ड C CH2 CH2 CH3H 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटा डाइईन, ठीक है। इसे हम बोलते हैं आइसोप्रीन, क्या बोलते हैं, आइसोप्रीन, ठीक है। 2 मिथाइल 1,3 डाई और ब्यूटा डाइईन, ठीक है। इसका जब हम पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो अगर आपके पास सिस फॉर्म बनती है, क्या बनती है, सिस फॉर्म, CH2 CH3 कार्बन H CH2, ये आगे कनेक्ट होगा, ठीक है। पॉलीमर चेन बनेगी CH2 C CH3 कार्बन हाइड्रोजन CH2, ये फिर आगे कनेक्ट होगा, मतलब सिस फॉर्म बन रही है, सेम साइड में बन रहे हैं, ठीक है। फिर CH2 C, यहाँ CH3 कार्बन हाइड्रोजन, ये CH2 फिर आगे कनेक्ट हो रही है। तो ये जो सिस फॉर्म है आपकी, सिस फॉर्म या सिस आइसोप्रीन, सिस फॉर्म, इसे हम बोलते हैं नेचुरल रबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल रबर। क्लियर है? जो सिस फॉर्म में होता है आइसोप्रीन, वहीं अगर इसका ट्रांसफॉर्म बने, पॉलीमराइजेशन हो और ट्रांसफॉर्म अगर बनती है, मतलब CH2 CH3, यहाँ पे आ जाएगा H, कार्बन H
CH2, यहाँ से ये कनेक्ट होगी फिर से CH2, कार्बन कार्बन CH3, फिर आपके वापस से CH2, यहाँ H, फिर CH2, इस तरीके से जो कंटिन्यूसली आपके चलती रहेगी, ठीक है। फिर से आपके कार्बन, फिर CH3, कार्बन H, CH2, इस तरीके से। ये क्या है आपकी ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, एक बार ऊपर एक तरफ नीचे, इस तरीके से। यहाँ पे क्या है सेम साइड में, तो सिस फॉर्म है। और ये जो ट्रांसफॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं गट्टा पर्चा। क्या बोलते हैं? गूटा पर्चा। अजीबोगरीब नाम है, बट आपको इसी तरीके से इनको याद रखना पड़ेगा कि जो आइसोप्रीन होती है, एक तो उसका फॉर्मूला, उसको क्या बोलते हैं, पहली बात उसकी सिस फॉर्म को नेचुरल रबर बोला जाता है, और उसकी जो ट्रांसफॉर्म होती है पॉलीमराइजेशन के बाद उसे गुट्टा पर्चा बोला जाता है। क्लियर है? ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बारे में नोट कीजिए आप। तो जो नेचुरल रबर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज इतनी खास नहीं होती है, ठीक है, जल्दी क्या हो जाते हैं, ये चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं कैसे उसको इम्प्रूव किया जाता है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए, तो ये था आपका नेचुरल रबर सिस फॉर्म, जिसे हम नेचुरल रबर बोलते हैं, और जो ट्रांसफॉर्म होती है आइसोप्रीन की उसे हम बोलते हैं गुट्टा पर्चा, ठीक है। और ये आपकी केविटी फीलिंग में भी काम में आती है। अगर हम इसका यूज देखें तो केविटी फीलिंग में इसको काम में लिया जाता है, यूजेस, ठीक है। केविटी फीलिंग में इसको काम में लिया जाता है, ठीक है। जो आप रूट कैनल वगैरह करवाते हो, दांतों में होता है वहाँ पे इसको काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये है आपका नेचुरल रबर। तो इसकी प्रॉपर्टी जो होती है कुछ ज़्यादा खास नहीं होती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 35 डिग्री के आसपास होता है, तो ये हमारे उतना काम में नहीं आ पाता है। जैसे मान लो इस नेचुरल रबर के टायर बनाए और आप उन टायर से बाहर निकलो तो काम में नहीं आएगा, क्योंकि वो पहले ही पिघल जाएंगे, ठीक है। तो क्या किया, एक गुडियर साइंटिस्ट था, ठीक है। तो बाय एक्सीडेंट एक प्लेट थी जिसमें सल्फर पड़ा हुआ था, हॉट सल्फर, ठीक है, और उसमें उसने इस रबर को डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद उसने मेजर किया या फिर चेक किया तो पता चला कि जो रबर है उसकी जो क्वालिटी है वो क्या हो गई है, थोड़ी सी इम्प्रूव हो गई है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अनजाने तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या हो गया, इम्प्रूवमेंट हो गया। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वल्कनाइजेशन, और उस रबर को बोला जाता है वल्केनाइज्ड रबर। वल्केनाइज्ड रबर, और जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं वल्कनाइजेशन। ठीक है। तो उसमें क्या किया, ये सेम आपका आइसोप्रीन, ठीक है, इसको हीट किया गया, किसके साथ, अराउंड 5% सल्फर के साथ इसको क्या किया गया, हीट किया गया, ठीक है। तो हीट करने से हुआ क्या, अगर हम हीट करने से देखें तो जो आपका नेचुरल रबर बना था, नेचुरल रबर क्या था आपके पास, C डबल बॉन्ड O CH2 डैश CH2 डैश, इधर CH3 और यहाँ पे H, ठीक है। नेचुरल रबर इसको जब सल्फर के साथ मिक्स किया गया और हीट किया गया तो हुआ क्या, CH2 CH3 H, ये जो पाई बॉन्ड हुआ कार्बन कार्बन के बीच में, ये ब्रेक होता है और दोनों कार्बन सल्फर के साथ क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये सल्फर फिर बाकी दूसरे नए ऐसे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना लेता है, C CH3 या CH2, एक तरफ H,
एक तरफ आपका CH2। इस तरीके से कुल मिला के ये सल्फर लिंकेज फॉर्म हो जाता है, और इनकी वजह से क्या हो जाता है, जो नेचुरल रबड़ है उसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या हो जाता है, इम्प्रूवमेंट हो जाता है। ठीक है, मतलब इस टाइप से अगर आपकी लेयरिंग है तो उनके बीच में सल्फर लिंकेजेस आ जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आपके सल्फर लिंकेज, ये और ये, इनको हम बोलेंगे सल्फर लिंकेज, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, नेचुरल रबड़ की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, अब आप इनको बहुत सारे दूसरे डिफरेंट, जो भी जहाँ पर हम नेचुरल रबड़ को काम में नहीं ले सकते थे वहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हो, काम में ले सकते हो। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं वल्कनाइजेशन, और इससे जो रबड़ हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं आपका वोल्केनाइज्ड रबड़। ठीक है, तो नेचुरल रबड़ हो गया उसकी सल्फर के साथ हीटिंग करवाएंगे तो हमें जो मिलेगा उसे हम बोलेंगे वोल्केनाइज्ड रबड़। क्लियर है, चलिए इसे आप नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं आपके सिंथेटिक रबर्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो थे आपके नेचुरल रबड़। रबड़ में एक और क्वालिटी है, दैट इज सिंथेटिक रबड़। ठीक है, एक और टाइप होता है सिंथेटिक रबड़, उसके बारे में भी हम यहीं पे पढ़ लेते हैं। सिंथेटिक रबड़, ठीक है, 3 टाइप के सिंथेटिक रबड़ हम पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट है आपका, दो तो इसमें आपके कोपॉलीमर्स होते हैं और एक होता है आपका एडिशन पॉलीमर। ठीक है, जो फर्स्ट है दैट इज नियोप्रीन। नियोप्रीन ये क्या है आपके पास, एडिशन पॉलीमर है ये। क्लियर है, C डबल बॉन्ड CH2, C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, ये क्या है आपके पास 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटा डाई। ठीक है, पहले क्या था 2 मिथाइल था, ठीक है, और फिर 1,3 ब्यूटा डाइन था। यहाँ पे क्या है 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटा डाइन, और इसे हम क्या बोलते हैं आपका आइसोप्रीन। क्या बोलते हैं, आइसोप्रीन। ठीक है, इसका जब पॉलीमराइजेशन होता है तब फॉर्म होता है आपका नियोप्रीन। पॉलीमराइजेशन जब होता है इसका तब नियोप्रीन फॉर्म होता है। C डबल बॉन्ड C, CH2 CH2 CH3 H, इसे हम बोलते हैं आपका क्या नियोप्रीन, दैट इज सिंथेटिक रबर। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। यूजेस अगर आप देखो, इसका यूज़ किया जाता है ऑटो टायर्स बनाने में, इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सिंथेटिक रबर्स होते हैं। चलिए इसके अलावा दो और आपके पास सिंथेटिक रबड़ हैं, दैट इज ब्यूना N और ब्यूना S, और वो हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, वो हमारे कोपॉलीमर की कैटेगरी में आते हैं। जैसे एडिशन पॉलीमर में हमने पढ़ा था, एक तो था होमो पॉलीमर और एक था आपका कोपॉलीमर। ठीक है, तो होमो पॉलीमर तो हमने देख लिए जहाँ पर सेम मोनोमेरिक यूनिट काम में आती है। अब हैं आपके कोपॉलीमर्स, और कोपॉलीमर्स में आपके दो सिंथेटिक रबड़ आते हैं। कोपॉलीमर में अगर हम बात करें, कोपॉलीमर्स में हमने देखा था कि दो डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट्स क्या होगी, काम में ली जाएगी। तो फर्स्ट है आपके पास ब्यूना S, ये क्या है आपका सिंथेटिक रबड़ है। ठीक है, ब्यूना S, ब्यूना का मतलब है 1,3 ब्यूटा डाइन, 1,3 ब्यूटा डाइन। S मतलब है आपका स्टाइरिन। ठीक है, तो 1,3 ब्यूटा डाइन मतलब 4 कार्बन तो ब्यूटेन हो गया, डाइन है किस किस पोजीशन पे 1 और 3, तो ये है आपका 1,3 ब्यूटा डाइन।
क्लियर है। इसकी रिएक्शन आपने करवाई किसके साथ, स्टाइरिन। स्टाइरिन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे आपका PH, ठीक है। तो जब 1,3 ब्यूटाडाइन की रिएक्शन स्टाइरिन से करवाई जाती है और पोलीमराइजेशन करवाया जाता है, तब जो फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं ब्यूना एस, ठीक है। 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरिन, ठीक है। तो आपके पास बनता क्या है, ब्यूना एस, दैट इज सिंथेटिक रबड़ होता है ये, ठीक है, सिंथेटिक रबड़ होता है। CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH PH, ये जो आपके पास फॉर्म होगा, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, आपका ब्यूना, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना, CH2 ये वाली यूनिट, एन, इसे हम बोलेंगे आपका ब्यूना एस। तो BU से आया 1,3 ब्यूटाडाइन, एस आया स्टाइरिन, और Na है मतलब सल्फर, मतलब ये सोडियम। तो पॉलीमराइजेशन जो करवाया जाता है ये आपका सोडियम की प्रेजेंस में करवाया जाता है, ठीक है, इसलिए इसे हम बोलते हैं ब्यूना एस। तो नाम आपको ध्यान रखना है, ब्यूना मतलब 1,3 ब्यूटाडाइन, Na सोडियम मेटल काम में लेते हैं, एस मतलब स्टाइरिन, ये होता है आपका स्टाइरिन, क्लियर है। तो ब्यूना एस क्या है आपका, ये सिंथेटिक रबड़ है, सिंथेटिक रबड़ जो आपके फ्लोर टाइल्स वगैरह बनाने में काम में आता है, ठीक है। यूजेस क्या है इसके, फ्लोर टाइल्स, जहाँ पे हार्ड रबड़ की जरूरत पड़ती है वहाँ पे आप इसको काम में ले सकते हो, ठीक है। सेम इसी तरीके से होता है आपका ब्यूना एन, ठीक है। ब्यूना एन में फिर से क्या है, 1,3 ब्यूटाडाइन, इस तरीके से भी लिखा हुआ आ सकता है, 1 2 3 4, ये 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है, BU का मतलब, ठीक है। और एन का मीनिंग होता है आपका एक्राइलोनाइट्राइल, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है, ये लिया गया है एन के लिए, एक्राइलोनाइट्राइल के लिए एन है, ठीक है। और यहाँ पे भी पॉलीमराइजेशन में हम क्या काम में लेते हैं, सोडियम मेटल पॉलीमराइजेशन। तो आपके पास फॉर्म होता है CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 CH, यहाँ आएगा Cl होल N, ठीक है, इसे हम बोलते हैं ब्यूना N, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ा सा आपको टफ लगे, बट आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दो आपके क्या है, सिंथेटिक रबड़ है, ये भी सिंथेटिक रबड़ है, ये भी आपका क्या है, सिंथेटिक रबड़ है, सिंथेटिक रबड़, क्लियर है। चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए, ओके। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की अबाउट एडिशन पॉलीमर्स के बारे में, जो दो टाइप के होते हैं आपके, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स में क्या होती है, जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो सेम होती है, और उसके डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हमने देखे। नेचुरल रबड़ भी क्या है आपका, उसका एडिशन पॉलीमर का ही एक एग्जांपल है, ठीक है ना। आइसोप्रीन से बनता है, उसकी सिस फॉर्म से क्या बनता है, सिस पॉलीमराइजेशन से आपका नेचुरल रबड़ बनता है, और ट्रांसफॉर्म हो तो उसे हम बोलते हैं गुट्टा पर्चा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। इसके बाद हमने बात की कोपॉलीमर्स के बारे में, सिंथेटिक रबड़, ठीक है, ब्यूना एन और ब्यूना एस, ठीक है। नियोप्रीन जो होता है आपका क्या होता है, नेचुरल रबड़ की कैटेगरी में आता है, जबकि ये मतलब सिंथेटिक रबड़ होता है, लेकिन वो एडिशन पॉलीमर जो होमो टाइप के होते हैं उनमें आता है, और कोपॉलीमर में आते हैं आपके ब्यूना एन और ब्यूना एस रबड़, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके इनको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इतने टफ भी नहीं है, ईजी है, आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगे, क्लियर है। चलिए तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।